वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो युग्म है उसको हल करने की दूसरी बीजगणितीय विधि पर, जिसका नाम है विलोपन विधि। अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि क्या है, किस तरह से हम विलोपन विधि के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को यानी जोड़े को हल करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, विलोपन विधि से जब भी हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करना हो तो हमें तीन चरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तीन चरण कौन कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जो दो समीकरण हमें दिए गए हैं, जो भी युग्म हमें दिया गया है, जो भी समीकरण हमें दिए गए हैं, उन समीकरणों को हम रैखिक रूप से या तो लिख लेते हैं। अगर रैखिक रूप में दिए हुए हैं तो सिंपल वैसे के वैसे लिख लेते हैं, और अगर वो रैखिक रूप में नहीं होकर भिन्न के रूप में है तो उनको भिन्न को चेंज करके और उसको रैखिक रूप में लिख लेते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमें जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है ये दिया नहीं गया हो, बल्कि इसके स्थान पर हमें कोई समस्या, वर्ड प्रॉब्लम दी गई हो, शब्द समस्या दी गई हो। अगर ऐसा किया गया है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी समस्या हमें दी गई है उसका बीजगणितीय निरूपण करना पड़ता है, यानी उस समस्या को समीकरणों के रूप में व्यक्त करना पड़ता है। जब हम समीकरण बना लेते हैं या लिख लेते हैं, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये है हमारी दूसरी स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी समीकरण हमें दिए गए हैं या हमने बनाए हैं, उन समीकरणों के चरों पर हम ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि हम दो चर वाले समीकरणों की बात कर रहे हैं, यानी इसमें दो चर हैं, एक चर x और एक चर y। ठीक है। अब हम x और y के गुणांकों पे ध्यान देते हैं। क्या देते हैं?
x और y के गुणांक को भी ध्यान देते हैं दोनों समीकरणों में। जैसे x का गुणांक इसमें देखा जाए, मान लीजिए समीकरण है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने मान लिया एक समीकरण हमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 13 और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, इसके जो चर हैं x और y, इनके गुणांकों पे ध्यान देना है। पहले x के गुणांक पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए x का गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। y के गुणांक पे ध्यान दें, इधर 3 है इधर 5 है। तो ध्यान क्या देना है हमें गुणांकों में, गुणांकों में ध्यान हमें ये देना है कि क्या ये चरों के जो गुणांक हैं दोनों समीकरणों में बराबर हैं या नहीं है, किसी भी एक चर का गुणांक बराबर है या नहीं है। तो हम यहाँ इस सवाल में हम देखते हैं कि बराबर नहीं है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो चरों के गुणांक बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में हमने देखा कि चरों के गुणांक बराबर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बराबर हों। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण हमें दे रखा है x माइनस 3y बराबर 10, एक समीकरण तो हमें दे दिया ये, और दूसरा समीकरण हमें दे दिया x माइनस 7y बराबर माइनस 30, दूसरा समीकरण दे दिया हमें ये। अब इन दोनों समीकरणों में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि x के गुणांक यानी कोफिशिएंट, गुणांक या कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोई भी बीजीय पद हो, उस बीजीय पद के अंदर जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है उस बीजीय पद का, वो उसका गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो x का संख्यात्मक गुणनखंड कौन सा है, 1, सामने 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहां पर भी 1 ही है, यानी हम साफ दिख रहा है कि x का जो गुणांक है वो दोनों समीकरणों में बराबर है। जबकि y में ऐसा नहीं है, देखिए y में बराबर नहीं, इधर 7 है इधर 3 है। कोई भी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन दो हो सकती है। पहली कंडीशन में तो हो सकता है कि दोनों समीकरण जो हमें दिए गए हैं उसके अंदर किसी एक चर का गुणांक पहले से ही बराबर हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि दोनों जो समीकरण हमें दिए गए हैं उसमें जो भी कोई भी एक चर है उसका गुणांक पहले से बराबर ना हो। अगर बराबर है पहले से तो हम क्या करते हैं, अगर पहले से बराबर है तो हम क्या करते हैं, जोड़ या बाकी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की संक्रिया करते हैं, का ऑपरेशन करते हैं, और उसके माध्यम से जो भी बराबर वाला चर होता है उसको हम विलुप्त कर देते हैं, उसको इलिमिनेट कर देते हैं और दूसरे चर का, दूसरी वेरिएबल का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं हो, कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ये जो समीकरण था, ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, इसमें हमने देखा कि x का मान, x चर के गुणांक बराबर है। तो हमने क्या किया, जोड़ या बाकी जो भी उचित हो उसके माध्यम से हम उस चर को, यानी जो बराबर चर है जिसके गुणांक बराबर है, उसको इलिमिनेट कर लेते हैं, यानी उसको विलुप्त कर देते हैं, यानी उसको काट देते हैं। अब x ऊपर प्लस का है, नीचे भी प्लस का x है, तो अब ये आपस में कटेंगे कैसे, कट कब सकते हैं, जब इसमें हम बाकी की संक्रिया करें, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करें, तो क्या होगा ना, चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए ये माइनस हो गया प्लस की जगह, इधर माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस था ये भी प्लस हो गया। जब भी हम व्यवकलन की क्रिया करते हैं, सब्ट्रैक्शन की क्रिया का ऑपरेशन करते हैं, तो चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले उसके समीकरण के। हमने बदल दिए, बदलते क्या हुआ, ये माइनस का x हो गया, ऊपर प्लस का x था, तो ये कट सकता है। ऐसा होते ही क्या होगा, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरा जो चर है, y चर जो है, इसका मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए इस उदाहरण में हम करके देखते हैं कि जैसे ये x कटा, x कटने के बाद में क्या हो गया, ऊपर माइनस के 3y थे, नीचे प्लस के 7y हो गए। तो माइनस के प्लस के 7y, ऊपर माइनस के 3y, घट करके क्या आ गए, प्लस के 4y बच जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू ये माइनस का 30 था जिसको बाद में प्लस का बन गया, ये प्लस के 30 है, ऊपर प्लस का 10 है, तो 30 और 10 40, 40 प्लस के हो गए, ठीक है। अब
y बराबर कितना हो, 4y बराबर 40, तो y बराबर 10। 40 में 4 का भाग लगा दिया तो 10 आ गए। ठीक है, इस तरह से हमें जोड़ या बाकी जो भी क्रिया संक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जो भी हमें जरूरत महसूस हो, उसको अपना करके हम समान गुणांक वाला जो चर होता है उसको विलुप्त कर देते हैं, उसको काट देते हैं, और जो दूसरा चर होता है उसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारी होती है दूसरी स्टेप। ठीक है, अब तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, ये जो y का जो हमें गुणांक चर का मान ज्ञात हुआ है, y जो भी जिस भी चर का जो ज्ञात चर है उसका जो भी मान हमें मालूम हुआ है उसको हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, चाहे किसी अन्य समीकरण में रख दो जो इनसे बना हुआ हो। ठीक है, उससे रख करके हम जो बचा हुआ अज्ञात चर है, यानी y तो मालूम चल गया, x बच रहा है, उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दिया। मान लीजिए समीकरण था 1, क्या है हमारा, देखिए x माइनस 3y बराबर 10। x की जगह पर कुछ नहीं रखा, x का मान ज्ञात करना, माइनस y की जगह पर हमने 10 रखना है, तो 10 जैसे ही रखेंगे 10 या 30 हो जाएगा ही, तो माइनस 30 बराबर 10। ठीक है, ठीक है, और जब हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3y बराबर 10 थे, x माइनस 3y बराबर 10, और जब इसको करेंगे तो ये माइनस 30 हो गया, और माइनस का जब 30 x इस साइड में दूसरी साइड में जाएगा तो 10 प्लस 30 कितना हो गया, 40। x का मान कितना आ गया, 40। इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने अभी बात की कि जब जो हमें समीकरण दिए गए हैं, जब हमने समीकरण बनाए हैं, उनके अंदर एक चर का मान अगर समान हो तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो अगर समान होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, उन दोनों ही समीकरणों के साथ में जोड़ या बाकी दोनों में से कोई भी संक्रिया, कोई भी ऑपरेशन जो भी उचित हो, जो हमें जिससे कि वो एक चर विलुप्त हो सकता हो, उसको हम अपना लेते हैं, और उसके आधार पर दूसरा जो चर बच रहा है उसमें उस चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद में मान ज्ञात होने के बाद में उस ज्ञात मान के आधार पर जो अज्ञात चर बच गया उसका मान भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन दूसरी भी हो सकती है इसमें जो हमने बताई, कि हो सकता है कि जो समीकरण हमें दिए गए हैं उन समीकरणों में जो चर हैं उनमें वो चर आपस में बराबर, उनके चर के जो गुणांक हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, वो आप बराबर ना हो। अगर ऐसा है, जैसा कि इस सवाल में हमें दे रखा है, देखिए ये सवाल हमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा हमें दे रखा है समीकरण 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब इसमें हम जब देखते हैं तो देखिए x और y के गुणांक बराबर नहीं है। अगर ऐसा है, बराबर नहीं है, तो हमें बराबर करने होंगे। किसी भी एक गुणांक को हमें, किसी भी एक चर के गुणांकों को हमें बराबर करना है। चाहे तो हम x के गुणांकों को बराबर कर सकते हैं, चाहे y के गुणांकों को बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने y के गुणांकों को बराबर करने का निर्णय लिया, तो y के गुणांकों को बराबर कैसे करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक देखिए, और समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक देखिए। समीकरण नंबर 2 में जो y का गुणांक है यानी 5, इसको तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, और जो समीकरण नंबर 1 के अंदर y का गुणांक है क्या है, 3, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, 5 को कर दिया ऊपर वाले से और 3 को कर दिया नीचे वाले समीकरण से। और ऐसा करने के बाद में, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें समीकरण प्राप्त होते हैं, जैसे अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके समीकरण प्राप्त हुआ, देखिए 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y बराबर 13 पंजे 65। इसको तो हमने रख दिया समीकरण नंबर 3 नाम धर दिया।
ठीक है। और जो दूसरा समीकरण था इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास में, देखिए 12x, फिर आ गया प्लस का 3 पंजे 15, 15y, फिर आगे बढ़े तो 23 को जब 3 से करेंगे तो आ गया 69। इसको हमने रख दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब हमने देखा चर तो समान हो गए। अब जब चर समान हो गए, चर समान कौन सा हुआ, वाई वाला। इधर भी 15 गुणांक है, इधर भी वाई का गुणांक 15 है, तो दोनों वाई के गुणांकों के दोनों समीकरणों में वाई के गुणांक जो हैं वो समान कर दिए हमने, समान हो गए। अब समान तो हो गए, लेकिन अब ये विलुप्त कैसे हों, यानी आपस में कटे कैसे। तो कटने के लिए कौन सी संक्रिया अपनाई जानी चाहिए, देखिए यहाँ पे, देखिए प्लस अपनाएंगे, जोड़ की अपनाएंगे, एडिशन की अपनाएंगे, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 30 हो जाएगा। विलुप्त कहाँ हुआ, इसलिए यहाँ पर हम अपनाएंगे माइनस वाली संक्रिया, यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, यानी व्यवकलन संक्रिया। तो दोनों समीकरण नंबर 3 यहां हम लिख देंगे, समीकरण 3 व 4 के साथ व्यवकलन, व्यवकलन हिंदी में लिख देंगे व्यवकलन, अंग्रेजी में लिख देंगे सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन संक्रिया करने पर क्या होगा, देखिए दोनों समीकरणों को लिख दिया, 10x प्लस 15y बराबर 65, नीचे वाला लिखा 12x प्लस 15y बराबर 69। व्यवकलन की संक्रिया कर रहे हैं, यानी नीचे जो वाला समीकरण है उसके चिन्हों को बदल देते हैं हम। ये 12x प्लस के थे तो इसको माइनस का कर दिया, 15y प्लस के थे इसको माइनस का कर दिया, और 69 प्लस का था इसको भी माइनस का कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि 15y ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का 15y, तो ये वाला जो y चर था ये हमारा विलुप्त हो गया, यानी कट गया। ठीक है। बचा क्या हमारे पास में, देखिए माइनस के 12x ऊपर प्लस के 10x, यानी माइनस के 2x बच गया। ठीक है। इधर माइनस के 69 ऊपर प्लस के 65 घट करके माइनस का 4 आ गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -2x बराबर -4, और x बराबर जब हम करेंगे तो -4 बटा -2, यानी कट करके x का मान आ गया हमारे पास में 2, 2 दूनी 4 के हिसाब से। ठीक है। x का मान जब हमें 2 प्राप्त हो गया तो हमारा अंतिम चरण क्या होता है, x एक चर का मान प्राप्त होते ही जो भी ज्ञात चर है, ज्ञात चर के मान को हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ज्ञात चर यानी x था, x का मान है 2, इस x बराबर 2 को हम समीकरण नंबर मान लीजिए 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, देखिए ये है, देखिए समीकरण नंबर 1 था हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रख देते हैं, 2 का रखते क्या हो गया, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, रख के देखते हैं एक बार वापस से पूरा। देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13, और x का मान क्या है हमारे पास में 2, तो x की जगह पे 2 रखा तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 प्लस 3y बराबर 13, यानी 4 प्लस 3y बराबर 13, और यानी 3y बराबर 13 माइनस 4, यानी 3y बराबर हो गया 9, तो y बराबर क्या हो गया 9 बटा 3, 3 से 3 तिया 9, यानी y का मान आ गया हमारे पास में 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x का मान 2 और y का मान 3। ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि जब भी हम किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करें, और वो भी विलोपन विधि से, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में 3 चरण होते हैं। सबसे पहले चरण में तो हम क्या करते हैं, जो भी समीकरण हमें दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं, या जो समस्या हमें दी गई है उनके आधार पे नए समीकरण का युग्म बना लेते हैं। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं या हमें दिए गए हैं, उन दोनों समीकरणों के दोनों चरों के x और y जो चर हैं, उन चरों के गुणांकों पे हम गौर करते हैं,
और ये देखते हैं कि क्या किसी भी चर का गुणांक बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तब तो हम इसी स्टेप के ऊपर क्या करते हैं, जो चर बराबर, जिस चर के गुणांक बराबर होते हैं उस चर को विलुप्त करने के प्रयास करते हैं। विलुप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ या बाकी की संक्रिया करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन काम में लेते हैं। ठीक है। और यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले जो दोनों समीकरण हैं उन समीकरणों के किसी भी चर को हम पहले तो बराबर बनाते हैं, और बराबर बनाने के बाद में फिर जोड़ या बाकी की संक्रिया के माध्यम से और उस चर को विलुप्त करते हैं, और अन्य जो चर बच गया उसका मान ज्ञात करते हैं। जब अन्य चर का मान ज्ञात हो जाता है हमें, तो उस ज्ञात मान को जब हम किसी भी समीकरण में रखते हैं तो हमें अज्ञात चर का मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की, वो भी विलोपन विधि से, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है। अब हम लेते हैं कुछ उदाहरण। ठीक है। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 11 पर। उदाहरण 11 में हमें सवाल दिया गया है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए विलोपन विधि से। The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save Rs 2000 per month, find their monthly income by elimination method. यानी विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से हमें ज्ञात करनी है इन दोनों की मासिक आय। हमें दिया गया है एक तो आय का अनुपात और दूसरा हमें दिया गया खर्चों का अनुपात। इनकम का रेशियो दे रखा है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। यानी एक चर को, इनकम को अगर हम x मान लें और खर्चे को अगर y मान लें तो हम सवाल को हल कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, यदि आय हेतु चर यानी वेरिएबल x एवं व्यय यानी खर्च यानी एक्सपेंडिचर हेतु चर यानी वेरिएबल y का प्रयोग करने पर, प्रयोग करें तो यदि आय हेतु हम वेरिएबल x का, चर x का एवं व्यय हेतु, खर्च हेतु हम वेरिएबल y का, चर y का प्रयोग करें तो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, आय का अनुपात बताया गया है हमें कितना, आय का अनुपात है 9:7 और व्यय का है कितना 4:3 और जो बचत बताई गई है सवाल में वो कितनी बताई, दोनों की 2000। ठीक है। अब यदि मान लेते हैं ए और बी दो आदमी थे,
ये तो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। अब आय का अनुपात बताया गया है 9 और 7, 9:7। आय के लिए हमने x का प्रयोग किया है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, a के पास में अगर 9x हैं तो b का अनुपात होगा 7x, ठीक है। ये तो हो गया आय का अनुपात। ये सारणी बना लेते हैं हम, ये आय मान लेते हैं, ये व्यक्ति मान लेते हैं, और ये खर्च मान लेते हैं। और खर्च में कितना हो गया हमारा, देखिए व्यय का अनुपात क्या दे रखा है, 4:3। 4:3 का मतलब है 4y और यह है 3y, ठीक है। आय और व्यय दोनों हो गया। अब आ गई बचत। बचत कितनी हो रही है, दोनों की 2000, इसकी भी हो रही है 2000, ठीक है। इस सारणी को हमने बनाया और इसके अनुसार अगर हम समीकरण बनाएं, बीजीय निरूपण करें, तो हम लिख देते हैं बीजीय, बीज गणितीय या बीजीय निरूपण करने पर कैसे करेंगे, देखिए साफ नजर आ रहा है। बचत कब होती है, जब आय में से खर्च को घटा दें, ठीक है। ये आय है हमारा, ये खर्च है, ये बचत है, यानी आय माइनस खर्च इक्वल टू बचत, सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। यानी ये हो गया 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। पहला समीकरण तो क्या बना, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। और दूसरा समीकरण हमारा क्या बना, 7x माइनस 3y बराबर 2000। 7x माइनस 3y बराबर 2000, ठीक है। ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, ठीक है। कैसे करना है हमें, विलोपन विधि से। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दोनों समीकरण हमने लिख लिए। पहला समीकरण है हमारा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, और दूसरा समीकरण है हमारा 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 नाम रख दिया इसको समीकरण नंबर 2 नाम रख दिया, ठीक है। अब विलोपन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से हम जब हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए हमारे पास में, प्राप्त समीकरणों के चरों पर ध्यान दें। क्या किसी चर का गुणांक समान है, देखते हैं इन दोनों में। 9x है इधर 7x है, इधर 4y है, इधर 3y है, यानी समान नहीं है। यदि नहीं है तो किसी एक चर x या y, किसी भी एक चर का, किसी भी एक वेरिएबल का गुणांक जो है, कोफिशिएंट जो है, उसको हमें समान बनाना है। समान कैसे बनाते हैं हम लोग, समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमें समान बनाना है, ये दूसरा समीकरण लिख लेते हैं नीचे इसके पहले, माइनस 3y बराबर 2000। अब मान लीजिए हमें समान बनाना है y को, चर y को हमें समान बनाना है, तो कैसे करेंगे, समीकरण 2 का जो चर y है उसका जो गुणांक है उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 से, 3 से, यानी इसका गुणांक कितना था, 3। कोफिशिएंट कितना है समीकरण 2 में y का, 3 का तो मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 के अंदर जो y का गुणांक है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका गुणा करेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ हम लिख देंगे, पहले लिख देंगे हम चर y को
समान बनाने हेतु समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर जब हम समीकरण 1 को 3 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 9 3 27x 27x, फिर 4 3 12 माइनस 12y इक्वल टू 2000 को 3 से करेंगे तो ये हो गया 6000। इसको समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से समीकरण नंबर 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, तो इसको हमने लिख दिया 28x। आगे बढ़े तो माइनस 4 3 12, ये हो गया 12y इक्वल टू 2 को किया तो 2000 से किया तो 8000 हो गया 8000। इसको समीकरण नंबर 4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? चर y को विलुप्त करने के लिए, ठीक है, चर y को, जो समान चर है ना, ये y को क्या है? समान। इस चर y को विलुप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण 3 और 4 के साथ में जोड़ या बाकी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी हमें जरूरी महसूस हो उस संक्रिया को करते हैं, उस ऑपरेशन को करते हैं। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे काटने के लिए देखिए, ये भी माइनस का 12y है, नीचे भी माइनस का 12y है। अगर हमें काटना है तो ऐसे तो जुड़ जाएगा ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब हम घटाते हैं एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को तो नीचे बदल जाते हैं। जैसे इसका चिन्ह बदलेगा प्लस और अपोजिट चिन्ह होंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। इसलिए हमें कौन सी संक्रिया अपनानी पड़ेगी? घटाने की। ठीक है, हम घटाने की संक्रिया अपनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे ही हम घटाने की संक्रिया अपनाते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले समीकरण 3 व 4 के साथ सब्ट्रैक्शन या व्यवकलन या घटाने व्यवकलन की संक्रिया करने पर जो ही हम व्यवकलन की क्रिया करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। 28x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 12y है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस के 8000 लिखे हुए हैं ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 12y ऊपर का, नीचे प्लस का 12y, ये तो कट जाएगा। इधर माइनस का 28x है, ऊपर प्लस का 27x है, यानी माइनस का x बच जाएगा। इक्वल टू करेंगे तो इधर माइनस के 8000 हैं, ऊपर 6000 है, प्लस के घटाएंगे तो माइनस के 2000 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर आ गया हमारे पास में कितना? 2000। x चर का मान क्या आ गया हमारे पास में? 2000। ठीक है, अब हम क्या करना होता है? अगला चरण क्या है हमारा? ज्ञात चर के मान को किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो। y चर ज्ञात करना है ना हमें अब, तो x का मान तो 2000 प्राप्त हो गया। अब ये x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। आमतौर पे हम समीकरण 1 में रखते हैं, वैसे रख किसी में भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है हमारा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। x का मान कितना आया है हमारे पास में? वो आया है 2000। अब इसके अंदर जब हम 9 और x के जगह पर 2000 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू
2000, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18,000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। और जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू इधर 2000 प्लस का है ही, ये 18,000 इधर जाएगा तो माइनस का 18,000, ये घटेगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 16,000, ठीक है। यानी माइनस 4y बराबर 16,000 और y बराबर हो जाएगा माइनस के 16,000 बटा माइनस के 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 चौक 16 यानी 4,000। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y बराबर हो गया हमारे पास में 4,000। x का मान हमें प्राप्त हो गया 2,000, ठीक है। और ये इस तरह से ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक है। अब हम बात करेंगे उदाहरण 12 पर। उदाहरण 12 के अंदर हमें सवाल दिया गया है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें जो लीनियर इक्वेशन दी गई है, जो रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया गया है वो क्या है, उस युग्म के अंदर पहला समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 8, यह है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक है। और इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि के माध्यम से, एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हल करना है। हल कैसे करते हैं हम विलोपन विधि से, हम देखते हैं सबसे पहले कि जो समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं इनके अंदर x के और y के दोनों चरों के गुणांकों को देखते हैं और ये देखते हैं क्या x के गुणांक बराबर हैं या फिर क्या y के गुणांक बराबर हैं, एक जैसे हैं। यदि हैं तब तो इसी स्टेप के ऊपर हम क्या करते हैं कि जो जिसके भी गुणांक बराबर होते हैं उस चर को विलुप्त करने का प्रयास करते हैं जोड़ या बाकी की संक्रिया के माध्यम से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चर बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर को बराबर करते हैं। अब दोनों समीकरणों के अंदर किसी एक चर को हम बराबर करते कैसे हैं, देखिए बराबर कैसे करते हैं हम। देखिए मान लीजिए ये जो हमें दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण में हमें y चर को बराबर करना है। देखने में हम देखते हैं कि y इधर 3y दिया हुआ है पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में हमें दिया गया है 6y। अगर हम इन दोनों समीकरणों के अंदर y के जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है y का, इनको बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 को गुणा करना पड़ेगा किससे, समीकरण 2 में जो y का गुणांक है। समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 6। तो समीकरण 2 में y का गुणांक है 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम समीकरण 1 से, ठीक है। और समीकरण 1 में जो y का गुणांक है वो क्या है, 3। तो समीकरण 1 में जो y का गुणांक है उसका मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। इस बात को हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे चर, लिख देते हैं हम समीकरण 1 को 6 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। क्या होगा, जब 6 से गुणा करेंगे तो
6 दूनी ये हमें प्राप्त हो जाएगा 12x प्लस 6 × 18y बराबर 8 × 48। ये हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। इसी तरह से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 2 से तो क्या आएगा, 4 × 12x प्लस 6 × 18y इक्वल टू 7 × 21। समीकरण नंबर आ गया 4। ठीक है। अब समीकरण और 3 और 4 इनके साथ हम क्या करते हैं, चरों को विलुप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, चरों को विलुप्त करने के लिए हम जोड़ या बाकी की संक्रिया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की संक्रिया। तो समीकरण 3 व 4 के साथ में, समीकरण 3 व 4 के साथ जोड़ या बाकी की संक्रिया हमें करनी है। ये तय करना है हमें जोड़ की करनी है या बाकी की करनी है। संक्रिया का तय कैसे करते हैं कि जोड़ करनी है या बाकी करनी है। इसका तय ऐसे करते हैं हम लोग कि ये ऊपर देखिए 12x लिखा हुआ है, नीचे भी 12x है, दोनों प्लस के हैं। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये 24x हो जाएगा, कटेगा नहीं, कटना चाहिए ना, 0 आना चाहिए। ठीक है। तो काटने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर ऊपर प्लस का है नीचे ही प्लस का है, तो अगर नीचे माइनस का हो जाए और एक तरफ प्लस का हो जाए तो 0 हो जाएगा, कटस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। कैसे होता है, इसका मतलब हमें घटाने की संक्रिया करनी पड़ेगी। क्योंकि घटाने की संक्रिया में क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के जितने भी चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो नीचे वाला समीकरण हमने यहाँ पे लिख दिया, समीकरण 3 व 4 के साथ व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन की संक्रिया करने पर क्या होगा, देखिए ये प्लस का था ये माइनस हो गया, 18y प्लस का था ये माइनस हो गया, 21 प्लस का था ये माइनस हो गया, 12x प्लस के नीचे 12x माइनस के ये कट गया, ऊपर 18x प्लस के नीचे 18x माइनस के ये भी कट गया। ठीक है। और ये 48 प्लस के नीचे 21 माइनस के, तो घट करके कितना आ गया, 27 27। इधर क्या आ गया, 0 इक्वल टू 27। ये हमें प्राप्त हो गया। क्या 0 और 27 बराबर होते हैं, नहीं होते ना, गलत बात है नहीं। तो हम कह सकते हैं यह एक असत्य कथन है। यहां पे हम लिखेंगे यह एक असत्य कथन है, असत्य कथन है। और जब भी कभी असत्य कथन पाया जाता है तो उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना। अतः उक्त समीकरण युग्म का कोई भी हल संभव नहीं है। ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर कि इस समीकरण युग्म में, क्योंकि हमें एक असत्य कथन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई भी हल संभव नहीं है। ठीक है। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 13 पर। उदाहरण 13 में हमें सवाल दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? विलोपन विधि का प्रयोग करें। द सम ऑफ ए 2-digit number and the number obtained by
reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? Use elimination method. ठीक है, इस प्रकार का जो सवाल है इसमें हमने ये कहा गया है कि 2 अंकों की कोई संख्या है और अगर हम उस संख्या के अंकों को उलट दें तो उससे बनी हुई जो संख्या है वो है 66, और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या बताइए। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक जानकारी होनी चाहिए, वो है किसी भी संख्या को प्रसारित रूप में लिखने की। किसी भी संख्या को हम प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं, कक्षा 6 में हम सीख चुके हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 725 और इस संख्या को हमें प्रसारित रूप में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं हम? इकाई वाली जो संख्या है, वंश वाली जो संख्या है, इसको लिखेंगे हम, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दहाई वाली जो संख्या है यानी 2 जो है, इसको दहाई यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सैकड़े वाली जो संख्या है यानी 100 वाली जो संख्या है वो है 7, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो भी गुणनफल आता है, जैसे 5 × 1 5 आ गया, 2 × 10 20 आ गया, और 7 × 100 700 आ गया। ये जो भी आए हैं इनको हम लिखने में कैसे लिख देंगे? 700 + 20 + 5 = 725। ये 725 का 725 का प्रसारित रूप क्या हुआ? 700 + 20 + 5, यानी इस संख्या के अंदर 5 तो इकाइयाँ शामिल हैं, 20 दहाइयाँ शामिल हैं, 2 दहाइयाँ 20 दहाइयों के 20 हो गए, और 7 सैकड़े शामिल हैं। ठीक है, ये तो हुई बात प्रसारित रूप में लिखने की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस प्रकार के सवालों को हम हल कैसे करते हैं। देखिए, हमें सवाल में दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसको उलटने पर जो संख्या बनी है 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना संख्या का 2 अंकों की संख्या है ना, तो माना संख्या का एक अंक x व दूसरा y है, दूसरा अंक y है। ठीक है, अतः 2 अंकों की संख्या क्या हो गई? अतः 2 अंकों की संख्या हुई क्या? x और y। ठीक है, अब संख्या x y के अंकों को बदलने से, अंकों को उलटने से बनी संख्या। अगर हम रिवर्स करें, रिवर्सिंग द डिजिट्स करके देखें एक्स वाई को, तो वाई एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, वाई की जगह पे एक्स चला जाएगा, तो ये संख्या क्या हो गई? बनी संख्या हो गई वाई और एक्स। ठीक है, यानी संख्या हमने मानी एक्स वाई है और इसको उलटने से जो संख्या बनी वो मान लीजिए वाई एक्स है। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्रसारित रूप में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? संख्या एक्स वाई को, एक्स वाई
तथा yx को प्रसारित रूप में लिखने पर, प्रसारित रूप में लिखने पर, ठीक है, लिखने पर कैसे लिखेंगे? देखिए संख्या एक्स वाई है, पहले हम ले रहे हैं एक्स और वाई, प्रसारित रूप में लिखना है पहले वाई को, वंश की जगह पर है, इकाई की जगह पर, इसलिए वाई को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स को बात करते हैं, एक्स दहाई की जगह पर है, टेंस की जगह पर है, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को निकाला तो ये तो आ गया वाई और आगे ये आया, ये आ गया 10x। प्रसारित रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें संख्या yx, जब इसको पलटने से जो संख्या बनी थी yx, इसको प्रसारित रूप में लिखें अगर हम, तो यहाँ पर x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये जो x है इसको मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, और ये जो y है इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, दहाई वाला 10 से गुणा होता है, ठीक। और इक्वल टू गया तो ये x और नीचे आ गया 10y, यानी इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10y प्लस x, ठीक है। यानी हम एक्स वाई को प्रसारित रूप में कैसे लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई, और वाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 10y प्लस x, ठीक है। यानी अब इन दोनों संख्याओं को हम प्रसारित रूप में लिख देते हैं और फिर प्रश्नानुसार चलते हैं, ठीक है। देखिए एक संख्या तो हमारी क्या उससे हो गई? 10x प्लस वाई, और दूसरी हमारी संख्या जो थी हमारी वो हो गई हमारी 10y प्लस x, ठीक है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो गया कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है, दो अंकों की संख्या यानी 10x प्लस वाई, और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या यानी 10y प्लस x, इन दोनों का योग कितना है? योग कितना दे रखा है? 66। यानी हमें लिखना है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66, ठीक है। अब ये 10x है, ये अंदर एक x है तो 11x हो गया, 11x प्लस ये y और ये 10y, ये 11y हो गया इक्वल टू 66, ठीक है। 11 को बाहर आने देते हैं हम, कॉमन ले लिया, x प्लस वाई आ गया बराबर 66, और अगर x प्लस वाई को हम इधर कर लें तो 66 अपॉन 11, 11 6 66, 6, यानी हमारा समीकरण क्या बना? x प्लस वाई बराबर 6, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गया। तो पहली स्थिति हमारी क्या थी कि दो अंकों की एक संख्या को और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या को, उन दोनों का योग क्या है? 66 है। तो इस प्रश्नानुसार स्थिति 1 तो क्या हो गई? स्थिति 1 के अनुसार तो हमारा समीकरण क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर 6। अब हम बात करते हैं स्थिति 2 की, ठीक है। स्थिति 2 क्या है? पोजीशन 2, स्थिति 2। स्थिति 2 में क्या कहा गया है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ठीक है। संख्या कौन सी थी हमने मानी थी? संख्या के अंकों का अंतर माना है 2, यानी संख्या के अंक कौन से थे? एक अंक हमने माना था x और दूसरा अंक माना था y। अब इसमें दिया है संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर 2।
ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। कौन कौन समीकरण आ गए हमारे? समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा? समीकरण नंबर 1 हमारा आया था x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण नंबर 2 हमारे को प्राप्त हो गया x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है हमारा, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है हमें। ठीक है, हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो y का जो चर है, समीकरण 1 और 2 में y चर को विलुप्त करने के लिए उपयोगी संक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, यानी अगर हम इसको जोड़ दें तो प्लस और माइनस क्रॉस हो जाएंगे। यानी समीकरण 1 व 2 में चर y को विलुप्त करने के लिए आवश्यक संक्रिया योग की अपनाने पर, प्लस कर दो इसको, प्लस करते ही ये क्रॉस हो गया, ये हमारे पास बचा 2x, x और x 2x हो गए बराबर 6 और 2 8, और x बराबर हो गया 8/2 यानी 4। x का मान आ गया 4। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर। ठीक है, अब कैसे रखेंगे? देखिए, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 6, x की जगह पे हमने 4 रख दिया, प्लस y बराबर 6, और y बराबर क्या हो गया 6 माइनस, ये पक्षांतरों को इधर जाएगा 4, यानी 6 में 4 गए तो क्या बच गया 2, तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर आ गया 2। कुल मिलाकर हमारा आंसर क्या आया? x बराबर हमारे को प्राप्त हो गया 4 और y बराबर हमें प्राप्त हो गया 2, और ये हमारे हैं आंसर। x और y के मान आ गए, एक आंसर तो ये हो गया हमारा। अब संख्या क्या थी? हमने कहा था 2 अंकों से बनी हुई संख्या क्या थी हमारी? x y, यानी x की जगह पे हम 4 रख दें, y की जगह पे 2 रख दें, तो ये एक संख्या तो ये बन गई। ये 2 अंकों की संख्या थी 42। ठीक है, और उन अंकों को उलटने से बनी संख्या कौन सी थी? yx, यानी ये हुई 24। ये हो गया आंसर। अब इन दो देख लो, दोनों 2 अंकों से बनी संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या, इन दोनों का योग कितना आ गया? 66 आ रहा है, देख लीजिए, सवाल में यही कहा गया था। और अंकों का अंतर कितना है? 2 अंक, 4 और 2 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी हमारा सवाल सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 13। ठीक है।